हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 जो कक्षा 9 के लिए है। आज हम करने वाले हैं मेघ आए। एक कविता है जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई है। तो एक बार जान लेते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय। देखिएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि एवं साहित्यकार थे। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद में वाराणसी विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की पढ़ाई पूरी की। वे अपने जीवन काल में कवि, लेखक, पत्रकार एवं नाटककार भी रहे हैं। उनके अनुसार जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं, उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। अपनी इस अग्रगामी सोच के साथ ही उन्होंने एक बाल पत्रिका का संपादन भी किया। दिनमान का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने समकालीन पत्रिका के सामने उपस्थित चुनौतियों को समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अतुलनीय योगदान दिया। उनकी रचनाएं देखिएगा। उनकी प्रमुख रचनाओं में खूंटियों पर टंगे लौंग जो कि काव्य संग्रह है, पागल कुत्तों का मसीहा जो कि एक लघु उपन्यास है, बकरी जो कि एक नाटक है, बतूता का जूता एक बाल साहित्य है, इसमें आदि शामिल है। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें सन 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी रचनाओं में गांव तथा शहर दोनों जगहों के जीवन का वर्णन मिलता है और उनकी भाषा हिंदी होने के कारण वो आम लोगों के लिए काफी सरल भी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। एक बार हम इस कविता का सार भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इस कविता में है क्या और हमें कविता अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिएगा, मेघ आई कविता का सार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी इस कविता में ग्रामीण संस्कृति एवं गांव की प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। कवि ने यहाँ मेघों के आने की तुलना सज धज कर आए मेहमान से की है। जिस तरह गांव में दामाद के आने पर लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, ठीक उसी तरह से भीषण गर्मी के बाद जब वर्षा के बादल गांव में आने लगते हैं तो लोग बेहद उत्साहित और खुश हो जाते हैं। इस तरह कवि ने अपनी कविता में आकाश में बादल और गांव में मेहमान यानी दामाद के आने का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। जब मेघ आते हैं तो हवा चलने के कारण धूल उड़ने लगती है, नदी के जल में उथल पुथल होने लगती है, आसमान में बिजली कड़कती है, सारे वृक्ष झुक जाते हैं। कवि ने इन सब घटनाओं की तुलना दामाद के आने पर और घर तथा गांव में होने वाली तैयारियों के साथ की है। जैसे जीजाजी सालियों उनके पीछे पीछे चलती हैं और औरतें उन्हें दरवाजे के पीछे से झांकती हैं और बड़े बुजुर्ग उनका आदर सत्कार करते हैं। तो ये सब है हमारी कविता में और बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ, जिसका नाम है मेघ आए। ठीक है, देखिएगा, काव्यांश एक है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इसमें क्या है, इसमें जो कवि है उन्होंने इन पंक्तियों में क्या किसका वर्णन किया है? वर्षा ऋतु के आने पर जो गांव में जो खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, यहाँ पर कवि ने उसका वर्णन किया है। कवि ने यहाँ पर बादल का मानवीयकरण किया है। किसके रूप में किया है कवि ने बादल का मानवीयकरण? एक दामाद के रूप में, एक अतिथि के रूप में किया है। ठीक है, जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर बन ठन कर ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार से बादल भी बड़े बन ठन कर संवर कर सुंदर वेशभूषा धारण करके आए हैं। ठीक है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे नाचती गाती बयार चली। फिर क्या होता है, उस मेहमान के आगे, जिस प्रकार से जो मेहमान होता है, जो दामाद होता है, मेहमान भी कह सकते हैं और दामाद भी कह सकते हैं, उसका संदेश कौन लेके आते हैं? बच्चे लेके आते हैं या फिर उनकी सालियां उनके आगे आगे दौड़ती हुई पूरे गांव में ये है, मतलब समाचार फैला देते हैं कि मतलब कौन आया है, कि गांव में कोई मेहमान आया है। ठीक उसी प्रकार से जब बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, सज धज कर आते हैं, इसका मतलब क्या है कि बादल मतलब काले काले हैं और बारिश करने वाले हैं। उन बादलों का वर्णन भी यहाँ पर दामाद के रूप में किया है। ठीक है, उसी प्रकार से हवा भी उन बादलों के आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव में सूचना देने लगती है कि गांव में जो मेघ है यानी बादल रूपी मेहमान आए हैं। तो क्या सूचना देती है वो हवा, कि गांव में क्या हुआ है, गांव में मेघ यानी कि बादल रूपी मेहमान आए हैं।
ठीक है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपनी खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने एवं निहारने के लिए घरों से बड़ी बेताबी से झांक रहे हैं। जिस प्रकार से किसी दामाद को देखने के लिए जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो क्या करती हैं, अपनी खिड़कियां दरवाजे खोलकर उनको उसको मतलब देखने की कोशिश करती हैं, मतलब देखती हैं, देखने की कोशिश करती है। उसी प्रकार से जब मेघ, जब बादल, जब जो बारिश का बादल है, जो बारिश के बादल है वर्षा के मौसम में, उसको भी लोग मतलब अपनी खिड़कियों दरवाजों से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा क्या है, दूसरा काव्यांश देखिएगा हमारा। एक मिनट, हाँ। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इन पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में होने वाले बदलाव का वर्णन किया है। जो प्रकृति में बदलाव होते हैं वो क्या क्या बदलाव होते हैं हम इसमें पढ़ेंगे, और उसका बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीकरण किया है। कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी आने पर जो धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हो। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। या इसमें कवि ने क्या कहा है कि आसमान में जब बादल छाते हैं तो आंधी चलने लगती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब बारिश आने वाली होती है तो क्या होता है, उससे पहले आंधी आती है, मतलब हवा, बहुत तेज हवा चलती है, और उसमें क्या होता है, उसमें धूल उड़ने लगती है। तो उस धूल का मानवीकरण कैसे किया है कि मानो जो गांव की औरतें हैं वो घाघरा उठाए दौड़ रही हों। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाई, और जो पेड़ हैं वो हवा के कारण क्या करने लगे, हिलने डुलने लग जाते हैं। जो पेड़ हवा के कारण हिलने डुलने लगते हैं तो कैसा लगता है कि मानो वो मेहमान को देखने की कोशिश कर रही हूँ, उचक उचक कर मतलब ऐसे गर्दन उठाकर मेहमान को, उस दामाद को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। वहीं दूसरी तरफ जो नदी रूपी औरतें हैं वो ठिठक कर अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नजरों से मेहमान को देख रही हैं। यानी कि जो नदी है, नदी रूपी, और जो नदियों का यहाँ पर नदी का मानवीकरण किसके रूप में किया है, औरतों के रूप में किया है, जो शर्मा कर मतलब अपने घूंघट को सरका के, जैसे औरतें घूंघट निकाल के रखती हैं तो अपने घूंघट को सरका कर वो तिरछी नजर से उस मेहमान को, उस दामाद को देख रही हैं। ठीक है। तो इसका इसका भावार्थ क्या है, इसका भावार्थ यह है कि यहाँ पर कवि के कहने का अर्थ यह है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो उससे पहले क्या होता है, तेज हवा या आंधी चलने लगती है, जिसके कारण रास्ते में जो धूल पड़ी रहती है वो हवा में उड़ने लगती है, और वृक्ष क्या होते हैं, जो पेड़ है वो झुकने लगते हैं, मतलब इधर उधर डोलने लग जाते हैं। इस अवस्था में जो नदी का पानी है वो ठहर सा जाता है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ पर कवि ने इन सब प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। काव्यांश 3। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के श्रुधर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, इन पंक्तियों में कवि ने इन पंक्तियों में कवि ने अभी तक जो प्रेमिका अपने प्रियतम के आने की खबर भ्रम लग रही थी, मतलब जिस प्रेमिका को अपने प्रिय की आने की खबर झूठी लग रही थी, लेकिन जब वो आकर घर की छत पर चले जाते हैं, आकर जैसे जब कोई घर में दामाद आता है या कोई मेहमान आता है तो उसे अलग से कमरा दिया जाता है, और कई बार उसको ऊपर वाले कमरे में यानी छत पर बैठाया जाता है। छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, मतलब जैसे ही वो मेहमान छत पर जाकर बैठ जाता है तो वो जो प्रेमिका है उसके अंदर बिजली सी दौड़ जाती है, मतलब बिजली सी उसके अंदर दौड़ जाती है। उन्हें देखकर प्रेमिका, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और अब मन ही मन प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, उन्हें देखने के बाद जो प्रेमिका, उनका भ्रम टूट जाता है, जो उसको झूठ लग रहा था वो सच हो जाता है, और वह मन ही मन अपने प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है। ठीक है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ पर
फिर आपसी मिलन की जो अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों के आंखों में प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। फिर क्या होता है, बांध टूटा झरझर के मिलन के अश्रु ढर के। मतलब फिर क्या होता है, फिर दोनों के मतलब आपसी मिलन की जो खुशी होती है, दोनों उस खुशी के कारण दोनों प्रेमियों की आंखों में अश्रु बहने लगते, आंसू बहने लगते हैं। ठीक है। मेघ आए बड़े बन के सवर के, जो मेघ आते हैं बड़े बन के सवर के, वो कैसे लगते हैं, जैसे कि दामाद या फिर मेहमान गांव में आया है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि पूरा आसमान बादलों से ढक चुका होता है। जो पूरा आसमान है वो कैसा लग रहा है, वो बादलों से ढक चुका है और बिजली चमकने लगी। इससे हमारे मन की यह शंका, जो शंका थी हमारे मन में, वो दूर हो गई कि वर्षा नहीं होगी। इस विचार के साथ ही बादलों से बरसात होने लगती है और इस तरह जल बरसाते हुए बादल आकाश में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। काव्यांश 4 है। बूढ़े पीपल के आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिहने लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट को किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बंठन बड़े बंठन के सवर के। इन पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन एवं घर के दामाद के आगमन का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जो वर्षा ऋतु के आगमन का और घर में जब दामाद आता है उसके आगमन का बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर वर्णन लेखक ने किया है। जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो क्या करते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के, वो क्या करते हैं, उसको झुककर उसको सम्मान पूर्वक उनको प्रणाम करते हैं, मतलब उनका आदर सत्कार करते हैं। ठीक है। इस दौरान उनकी जीवन संगिनी हठपूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती है, आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सूध क्यों नहीं ली। मतलब जो बरस बाद सुधी लीनी, जो उसकी प्रेमिका होती है, जो उसकी जीवन संगिनी होती है, वो गुस्सा करती है और दरवाजे के पीछे छुपकर क्या कहती है कि आपने इतने दिनों से मेरी सूद क्यों नहीं ली, मेरी खोज खबर क्यों नहीं ली। बोले अकुलाई लता ओट को किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परांत भर के। मतलब यहाँ पे क्या क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई। यहाँ पर वो जो उसकी जीवन संगिनी है, जो दामाद आया हुआ है उसको लेने के लिए, जो उसकी जीवन संगिनी है, वो क्या कहती है कि क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई। साथ ही वो क्या कहती है, साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसके पांव धुलवाते हैं, इसीलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर के का उपयोग किया है। ठीक है। बोली इसमें क्या किया है कवि ने, यहाँ पे बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। जब मतलब घर में जब कोई मेहमान आता है या फिर कोई दामाद आता है तो क्या करते हैं, मतलब उसके पैर धुलवाए जाते हैं और पैर धुलवाने के लिए प्रांत भर पानी लाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर कवि के कहने का अर्थ है कि वर्षों बाद घर आने पर बड़े बड़े बुजुर्ग हैं जिस तरह से अपने दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार पीपल का जो वृक्ष है वो भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत कर रहा है। बड़े बुजुर्ग को किसके रूप में लिया गया है, पीपल को बड़े बुजुर्ग के रूप में लिया गया है यहाँ पर। ठीक है। जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं, जो लताओं को किसके रूप में लिया गया है, जो संगिनी के रूप में, जीवन संगिनी के रूप में यहाँ पर लताओं को लिया गया है। जो लताएं हैं वो गुस्से से दरवाजे के पीछे छिपकर मेघ से शिकायत कर रही हैं। क्या शिकायत कर रही हैं कि वो कब से प्यासी मेघ का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें अब आने का समय मिला है। बादलों के आने की खुशी में जो तालाब है वो उमड़ आया है, वो तालाब भर गया है पानी से और उसके पास जितना भी पानी है वो उससे थके हुए मेघ के चरणों को धोना चाहता है। ठीक है। जैसे किसी दामाद का, किसी मेहमान का सम्मान किया जाता है, उसके पैर धो के पैर धो के उनका सम्मान किया जाता है, उसी प्रकार से उस थके हुए जो बादल हैं उनके चरणों को यहाँ पर धोना चाहता है। कौन धोना चाहता है, जो तालाब पानी से भरा हुआ है। ठीक है। आपको समझ में आया, आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ, मेरा ये जो कविता पढ़ाई है मैंने, आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।